के राय साहब, मैं इसलिए आपके पास आऊं क्योंकि आप वकील भी हैं और आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आते हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि 1980 में जब पहली बार एमएलए बने, उसके बाद लगातार 10 बार एमएलए, 2 बार एमपी, और ये जो जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स समझता है, एक ही कंस्टिट्यूंसी से लगातार जीतते रहना बहुत आसान चीज नहीं है। किसी का ये कह देना कि वहां पे मुस्लिम वोट ज्यादा है, ये वोट ज्यादा है, मुझे इस तरह के एक दो उदाहरण बताइए जहां पे, बहुत कम उदाहरण मिलते हैं जो लगातार आदमी को जिता के भेजते रहे। आजम खान साहब को अभी बार बार ये कहा जा रहा है कि 23 महीने बाद जेल से छूटे थे। 23 महीने नहीं, अगर आप ठीक से जोड़िए तो फरवरी 2020 से ये सारा कुछ चल रहा है, और आज करीब 5.5 साल हो गए हैं, आना जाना वो है। और मैं एक चीज और दर्शकों को करके आपके पास आ जा रहा हूं, ये जब रामपुर से 2019 में ये एमपी लोकसभा जीते, तो और ये जानना जरूरी है दर्शकों को, कुल वोट रामपुर में, कुल वोट जिसमें आजम खान साहब जीते थे, 10,61,000 मिले थे, 10,61,000 पड़े थे। और और अब उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। 2022 में जब बाई इलेक्शन हुआ तो वहां पे कुल वोट पड़े थे 7,07,000। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं, 3,60,000 लोगों को वोट नहीं देने दिया गया था। और जो सपा का हारी थी वहां पे, और जो बीजेपी 4,49,000 वोट पाके 2019 में हारी थी, वो 3,67,000 वोट पाके इस बार जीत गई। मैं ये बात इसलिए बता दे रहा जा रहा हूं कि आजम खान की ताकत को बिल्कुल कुंद कर दिया गया है, नहीं तो इस तरह की चीजें हो नहीं सकती थी कि 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को वोट नहीं देने दिया जाए। मैं लार्जर क्वेश्चन इसलिए उठा रहा हूं के राय साहब, कि क्या अदालतें अंधी हो चुकी हैं? आप एक व्यक्ति को 5-5, 6-6 साल से, उनको, उनकी पत्नी को, उनके लड़के को, सबको रखे, और चार्जेस वही है, बकरी चोरी, फेक सर्टिफिकेट, और मतलब आपने अपने बच्चे का 10वीं के सर्टिफिकेट में हेरा फेरी की, और कुछ इसी तरह के चार्जेस हैं। मैं ये बोल इसलिए रहा हूं, इस देश में लोगों की गलत डिग्रियां हैं, लोग क्या क्या नहीं किए हुए हैं, और उनके ऊपर कहीं कोई कार्रवाई नहीं है। तो जरा आजम खान साहब के ऊपर एक वो बात करके, ये इस तरह की पॉलिटिक्स करने वाले आजम खान साहब जैसे लोग कभी मिलेंगे? और आगे की आपको क्या लगता है कि आजम खान साहब को पॉलिटिक्स में कहां अब उनका ठिकाना आप कहां देखते हैं? देखिए, आदरणीय डॉक्टर सीपी राय साहब के कहने के बाद बहुत कुछ मेरे लिए बचा नहीं है। और आजम खान के भविष्य की राजनीति और रणनीति क्या होगी, उसके बारे में स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया है राय साहब ने कि उनकी मुलाकात के बाद वो सारी चीजें विमर्श होगा और कुछ नई रोशनी निकलेगी। लेकिन सबसे बड़ा दुखद इस पहलू में है, जब आजम खान का सवाल उठाते हैं हम लोग, तो ये लगता है कि भारत की न्यायपालिका, जो न्याय की देवी आंख पे पट्टी बांधी है, इसलिए बांधी है कि उसे कुछ सच दिखाई न दे, उसे जुल्म दिखाई न दे, उसे बर्बरियत दिखाई न दे। आजम खान जैसा नेता, उत्तर प्रदेश में आजम खान ईमानदारी के लिए एक नजीर थे। और ये बात सिर्फ उनकी सरकार के लोग नहीं कहते थे, बल्कि सारे विपक्षी पार्टियां और सत्ता पक्ष की पार्टियां कहते थे, इतना ईमानदार नेता जो इतने समय तक, जिसने एक बहुत बड़ी पार्टी की नेताजी के साथ बुनियाद डाली, जो कैबिनेट मिनिस्टर था, जो नेक्स्ट टू चीफ मिनिस्टर था, उसने एक पैसा भी अपने हाथ से नहीं छुआ। और उनको बकरी चोर और किताब चोर और लाइब्रेरी चोर और जमीन चोर जैसे 108 मुकदमे, क्या सर्वोच्च न्यायालय की संवेदना इतनी, क्या कहूं, मर गई है कि एक बार आपने उनको 22 में ले गए 27 महीने और 23 में ले गए 23 महीने। उनकी बीवी का क्या कसूर था साहब? उन पर 35 मुकदमे लाद दिए, उनके बड़े बेटे पर 20 मुकदमे लाद दिए, उनके छोटे बेटे पर 43 मुकदमे लाद दिए। बड़े बड़े संत महात्मा जो बलात्कारी, आसाराम बापू जैसे, हरियाणा में
उनका चुनाव कराने के लिए और वोट बटोरने के लिए आप पैरोल पे छोड़ते हो, आप किसी तरह से जेल में बाहर निकालने की जुगत करते हो, और इतनी गंभीर रूप से बीमार, हम लोगों को तो कभी कभी लगता था कि जिंदा आजम खां इस योगी सरकार के रहते जेल से शायद न निकले, इतनी तबीयत खराब उनकी हो जाती थी। और ये लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक है कि योगी जी 2017 से जिस तरह से हिंदू मुस्लिम विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से नफरत की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से कब्रिस्तान शमशान की राजनीति कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा खामियाजा उत्तर प्रदेश में किसी ने भुगता तो आजम खां के परिवार ने भुगता। कोई अपराधी थे आजम खां? मुख्तार अंसारी के बारे में तो आप कह सकते हैं, लेकिन उनको विक्टिमाइज इसलिए किया गया कि वो मुसलमान थे। अतीक अहमद के बारे में आप कह सकते हैं, लेकिन उनको निशाना इसलिए बनाया गया कि उनका धर्म और जाति विशेष के आधार पर बनाया गया। अदरवाइज जो टॉप 10 क्रिमिनल्स है उत्तर प्रदेश के, आज उनकी बड़ी सरकार में साख है, और ढेर सारे खनन से लेकर और बिजली से लेकर और सिंचाई और दवा उद्योगों में उनका कब्जा चल रहा है। और सब लोग जो बैठे पैनल में यूपी के सब, हर आदमी उनके नाम से परिचित है। आजम खां, मैं इस रूप में भी मूल्यांकन करूंगा कि मुस्लिम शिक्षा में जिसने आजादी के बाद से, जो आजादी के दौर से जो लोग अलग जगह है, मैं उनको अगर खड़ा करना चाहूंगा तो मैं कहूंगा वो सर सैयद अहमद के बगल में, वो जाकिर हुसैन के बगल में, वो मौलाना आजाद के बगल में खड़े होने के हकदार हैं। और जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के बहाने उन्होंने आजादी के भूले बिसरे नायक को भी याद किया, जैसे झारखंड में बिरसा मुंडा के नाम पर और राजस्थान में घासीराम के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाकर उन वीरों को, उन शहीदों को याद किया जाता है जिनको इतिहास के पन्ने में उतना चमकता हुआ जगह नहीं मिला। वैसे जौहर के हाथ पसार के उन्होंने, मालवीय जी जिस तरह भीख मांगे बीएचयू के लिए, उस तरह दामन फैला के आजम खान ने लोगों से मदद मांगी। और आजम खान पे जमीन कब्जा करने का आरोप, आजम खान पे लाइब्रेरी चुराने का आरोप, इतनी घृणित सरकार उत्तर प्रदेश की, इसने विक्टिमाइज किया। और जो समाजवादी पार्टी वाला, मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा, अभी पिछले दिनों 1 महीने के 2 महीने तो आजम खान साहब की बीवी गई थी उनसे मिलने, जब वो जेल से बाहर निकली तो उनसे पूछा गया कि लोगों ने आपका साथ दिया क्या? हाँ दिया। क्या आपको अपनी पार्टी पे विश्वास है? उनके मुंह से निकला, मुझे बस अल्लाह पे विश्वास है। तो कहीं एक पीड़ा थी उनकी कि जिस तरह से नेताजी का नाम लिया हमारे राय साहब ने, आदरणीय राय साहब ने, नेताजी जिस तरह से बढ़ चढ़कर अपने साथियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर, और कभी कभी इस बात की परवाह न करते हुए कि इसको समाज के तथा कथित उच्च वर्णीय प्रबुद्ध लोग किस तरह से व्याख्यायित करते थे, वो अपने दोस्तों, अपने यारों, अपने सहयोगियों के पक्ष में हमेशा खड़े रहते थे। तो आजम खान के लिए जेल की घेराबंदी हो, चाहे कोर्ट की घेराबंदी हो, चाहे जेल भरो आंदोलन हो, इसकी जरूरत रही थी और थी, ऐसा उनका परिवार ही नहीं महसूस करता, उनको उनके चाहने वाले महसूस करते हैं। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में मुस्लिम, आप देखिए पत्रकार के साथ क्या हुआ। और आज मैं अतीक और इनका तो दिया हूं, इलाहाबाद में जावेद मोहम्मद को, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उसका घर बुलडोजर से गिराया गया, हजारों बुलडोजर से मकान गिराए गए। अब सिद्दीक कप्पन को, जो पत्रकार था केरल का, उसको यहाँ पकड़े और 2 साल तक गिरफ्तारी उसकी रही। आपने अभी नाम लिया उमर खालिद का, उसके साथियों का, 5 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक उस ट्रायल नहीं चल रहा। अभी तक एक पन्ना, 7000 पेज में एक पन्ना भी पढ़ने को तैयार नहीं है मेहता साहब, जिससे जाहिर हो कि इस दंगे में दिल्ली के इनका कोई हाथ हो, और उनके बेल की रिहाई की कोई झलक ही नहीं दिखाई पड़ रहा। हमारे चंद्रचूड़ साहब इंटरव्यू दे रहे हैं नेताओं की तरह कि साहब ये जेल में इसलिए बंद है कि इनके बड़े बड़े वकील इनके लिए जिम्मेदार हैं। इस तरह से आरोप प्रत्यारोप के दौर में एक बेगुनाह लड़का जो जेएनयू का पढ़ा है, जो जामिया का पढ़ा है, जो जिसके रिसर्च पेपर को दुनिया में तारीफ की जा रही है, आज इस देश में वो देश विरोधी तोहमतों के साथ जेल में समय बिता रहा है।
तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ध्रुवीकरण की जो राजनीति आजम खान निकल गए हैं, आप ये मान के चलिए कि आजम खान की जितनी सांस चलेगी उतनी ही सांस जो है सरकार की कम होगी। आजम खान अगर जेल के बाहर है तो ये सत्ता सुरक्षित नहीं है। इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहुत अफवाह उड़ी थी कि कुछ और धाराएं बढ़ा के उनको जेल में डिटेन किया जाएगा, कुछ और इन्वेस्टिगेशन के जरिए, और ये हुआ भी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया रामपुर के। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आजम खान जो गठबंधन की राजनीति हो और जो विपक्ष की राजनीति हो, जो बदलाव की राजनीति है, उसके नायक बने। और राय साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि उनको प्रेरित करिए कि वो मैदान में आए और इस योगी और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने वाले लोगों को के कतार में आगे आगे चले।